राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए यह डिक्लेरेशन प्रस्तुत करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राम प्रसाद राम जी, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा झारखंड। संचालन कर रहे माननीय बी.एल. कदम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक जिला एवं अन्य इकाई के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अंदर संघ की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा हो रही है और संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं तो संविधान अंततः बेकार साबित होता है। तो इस संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। तो भारत की जनता के लिए जरूरी है कि वह संविधान को जाने, समझे और उसके अनुरूप जो है अपना आचरण करे। यह स्लाइड भी कुछ इसी तरीके से है कि एक व्यक्ति सैकड़ों सीढ़ियों को लेकर के फिर भी एक छोटी सी ऊंची दीवार को पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना नहीं आता है। देश की जनता को जब तक संविधान की जानकारी नहीं होगी, तब तक विधि का शासन यानी संवैधानिक शासन सफल होना बहुत कठिन था। जैसे कि संघ की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा चल रही है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का जो एक पवित्र और जिम्मेदारी से किया जाने वाला कार्य किया जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। जब संघ की कार्यपालिका की बात की जा रही है तो संघ की कार्यपालिका से आशय है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक के बीच में दिए गए प्रावधानों की चर्चा। आज अनुच्छेद 58 और 59 पे चर्चा होनी है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 57 तक हो चुका है। अब अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 में भारत के अंदर
एक राष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया है और बताया गया है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्तियों के संबंध में बताया गया है कि राष्ट्रपति में जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्तियां निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 54 और 55 में राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में बताया गया और अनुच्छेद 56 के अंदर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्य की यानी पद की अवधि कितनी होगी। जैसे 5 साल के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एक निर्वाचित राष्ट्रपति 5 साल तक कार्य करते हैं। 5 साल बाद अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि क्या 5 साल बाद वही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति उसी पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 58 जिस पर आज चर्चा हो रही है होनी है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी एबिलिटी यानी योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 58 पर चर्चा करते हैं। पहली एबिलिटी यह होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत के अंदर राष्ट्रपति बनना है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसे भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करनी है। दूसरा, जो भी कंडीशन हो हमारे देश के नागरिकों की, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। यदि किसी को भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया जाता है तो फिर वह व्यक्ति भारत का नागरिक न होने के कारण राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकेगा। दूसरी बात कि 35 वर्ष की आयु उस व्यक्ति को पूरी कर लेनी चाहिए। यानी कि आफ्टर 35 ईयर्स जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु नहीं धारित कर चुका है तो फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकेगा। तीसरी योग्यता यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह योग्य हो। लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो
योग्यताएं होनी चाहिए वह उसमें होनी ही चाहिए। यदि लोकसभा के अंदर निर्वाचित होने की योग्यता उस व्यक्ति में नहीं होती है तो वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हो सकेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि लोकसभा के अंदर जो है निर्वाचित होने के लिए मुख्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो उसमें जो मुख्य योग्यताएं यह भी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद के द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि के अंतर्गत वह निर्योग्य नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ शर्तें अगर कोई व्यक्ति पूर्ण करता है तो उसे जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता मिल जाती है। अब यहाँ पर एक समस्या ये पैदा होती है, या यूं कहें कि फिल्ट्रेशन की आवश्यकता महसूस होती है। फिल्ट्रेशन तो वह क्या है कि अगर इतनी योग्यताओं के आधार पर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए भारत की जनता को अवसर दिया जाए तो बीसियों हजार लाखों लोग इस पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, क्योंकि भारत देश में कम से कम 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोगों में तो ये योग्यताएं होगी है, इससे ज्यादा भी लोग। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उम्मीदवार सामने आएंगे और फिर उनको चुनने का काम करना होगा। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इलेक्ट दिस पर्सन। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात कि जो राष्ट्रपति का पद है वो काफी गरिमापूर्ण है। एक देश का सर्वोच्च नागरिक बनने का अवसर प्राप्त होता है। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होती हैं। गरिमापूर्ण पद है, इसलिए इसके लिए भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का नाम है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा इसको संशोधित किया गया, इसलिए इसे कहते हैं तथा संशोधित अधिनियम 1997। इसके प्रावधानों के आधार पर भी राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित होती है या कंडीशन आती है। तो यह एक्ट, यह अधिनियम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 1997 के आधार पर यह कंडीशन रखी गई कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए उसके नाम का प्रस्ताव कम से कम
50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए यदि निर्वाचित होने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है तो उसका समर्थन कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। मतदाता वो होते हैं जो लोकसभा और विधायिका में आते हैं, विधायिका के मेंबर होते हैं, लोकसभा या विधानसभा। तो लोकसभा के मान लिया जाए 50 सदस्यों द्वारा जो है उसका नाम का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की उम्मीदवारी प्रस्तुत कर पाए। इस अधिनियम के दो पहलू हैं। पहला ये कि फिल्ट्रेशन एक तरीके से जो हो गया उसकी वजह से भारत का आम नागरिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना संभव नहीं रहा। जैसे कि मान लीजिए कि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनमें ये सारी योग्यता है जो पहले बताई गई संविधान के अंदर, परंतु अधिनियम में जो बताया गया है कि 50 मतदाताओं का अनुसमर्थन होना चाहिए, वो न होने के कारण आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर एबिलिटी के अंतर्गत इस अधिनियम में ये 50 सदस्यों का मतदाताओं का समर्थन प्रस्ताव में आवश्यक है, जिसके कारण भारत के अधिकतर नागरिक मैक्सिमम नागरिक भारत का राष्ट्रपति बनने से वंचित रहे, क्योंकि उनके लिए यह समर्थन इकट्ठा करना कठिन है। परंतु पद की गरिमा और तकनीकी कारणों से यह अधिनियम पास किया जाना आवश्यक है और उस अधिनियम के आधार पर जो है ये एबिलिटी के रूप में यूज होता है। अब 58(2) की बात करें तो कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के निर्वाचन में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट। जहाँ कोई व्यक्ति लाभ का पद धारित करता है, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है और वह लाभ का पद धारित करता है, सैलरी मिलती है उसको, आईएएस है, विशेष है या कोई और जिससे उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ के पद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, अपात्र होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाभ का पद क्या है और कौन कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो लाभ का पद से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, लोक सेवक
की परिभाषा में जो व्यक्ति आता है या किसी अन्य प्रकार से जिससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, वह लाभ के पद को धारित कर रहा है, तो वह लाभ के पद के अंतर्गत आ गया। परंतु कुछ पद ऐसे हैं जो लाभ के पद की परिभाषा से परे रखे गए हैं। कौन कौन से पद हैं? नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति। तीसरा, राज्यों के राज्यपाल। और केंद्र अथवा राज्यों के मंत्री। इनको लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। अब समझने की चीज है कि भारत के राष्ट्रपति जो सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, फिर उन्हें लाभ के पद से वर्जित क्यों किया गया? उन्हें लाभ के पद के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है वह यह है कि उन्हें भारत के संविधान के अंतर्गत जो है यह है व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने का अधिकार दिया है। वह 5 वर्ष बाद पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के मामले में भी जो है राज्यों के राज्यपाल को लाभ के पद के रूप में नहीं रखा गया और केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं या राज्यों की अंदर जो मंत्री हैं उन्हें भी लाभ के पद पे नहीं रखा गया है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री। ये मैं आपको भी बता ही चुका हूँ। अब राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है या किसी विधानसभा का सदस्य है, संसद का सदस्य होने से आशय है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और किसी विधानसभा का सदस्य होने से आशय है एमएलए। अगर होगा
तो फिर जो है अगर वह निर्वाचित हो जाता है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से उसके द्वारा लोकसभा या विधानसभा का जो पद था वह रिक्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अन्य व्यक्ति को अन्य जिम्मेदारी दे दी जाती है और जो है वह अन्य लाभ का पद भी धारित कर लेते हैं। किसी आयोग का सदस्य या किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, परंतु राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। वह सिर्फ राष्ट्रपति का ही पद धारण करेंगे। वह एक देश के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी एक गरिमा है, तो इसलिए यह प्रोविजन है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। कहने का मतलब है राष्ट्रपति को अपने भव्य राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए कोई भी किराया नहीं देना होगा, वहाँ निःशुल्क रहेंगे। और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निर्मित इस प्रकार का बंद नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार है। ये जो है माननीय राष्ट्रपति के अधिकार हक। पहला कि जो भी उन्हें भत्ते प्राप्त होंगे वह उन्हें प्राप्त होंगे। उन्हें राष्ट्रपति भवन में निःशुल्क रहने का अधिकार होगा। एक यह सरकारी कर्मचारी होता है, उसे जब सरकारी क्वार्टर मिलता है तो वो क्वार्टर का उसे जो है भत्ता देना होता है, किराया देना होता है कि भाई जो भी किराया पे करना। परंतु राष्ट्रपति के मामले में उनको उनके राष्ट्रपति भवन में निःशुल्क रहने का प्रावधान किया गया है। क्यों? इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है, अगर उसका शुल्क लिया जाए, किराया दिया जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैलरी से ज्यादा हो जाएगा और वह न्यायोचित नहीं, उचित नहीं, युक्त नहीं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में निःशुल्क रहने का अवसर संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। उसके अलावा जो उन्हें विशेषाधिकार है, जो भी उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वह सब के सब प्राप्त करने के हकदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति को जो भी फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है और उनको जो भी लाउंसेंस मिल रहे हैं वह उनके वर्किंग ड्यूरेशन में
तो उनकी पदावधि है उस दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यानी पार्लियामेंट यदि चाहे कि राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, उनको उनके जो है पदावधि के दौरान कम कर दिया जाए, ये प्रावधान ऐसा करने से रोकता है। जहाँ तक यह प्रावधान रखने के पीछे जो मोटिव है, कारण है, वह यह है कि माननीय राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को कर सकते। यदि किसी व्यक्ति के वेतन, भत्ते, उपलब्धियां उसके कार्य के दौरान जो है कम होने की आशंका बनी रहे, तो वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीक होकर कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए यह व्यवस्था संभवतः रखी गई है। इसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में भी व्यवस्थाएं रखी गई है, ताकि वह निर्णय करते समय बेहिचक, निर्भीक होकर बिना किसी दबाव के निर्णय कर सके। उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक क्षति नहीं होने जा रही। तो विधि के शासन में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करने और अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी वेतन, भत्ते इत्यादि सुरक्षित। तो यहाँ से ये स्लाइड कंप्लीट होती है और ये आर्टिकल समाप्त होता है। आज इंग्लिश में जो है स्लाइड बनाने का अवसर नहीं मिला, तो हमारे साथी हैं जो हिंदी समझने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मुझे अफसोस है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो है स्लाइड इंग्लिश के माध्यम से आप लोग को एक्सप्लेन किया जाए। और राष्ट्रपति के जो प्रोविजंस हैं, उसमें विशेषाधिकार की जो बात है, आई थी कि जो है उनके भत्ते, विशेषाधिकार, उपलब्धियां इत्यादि जो है जो अनुसूची में वर्णित है, उन्हें कम नहीं किया जा सकता, तो उनके वो हकदार हैं। तो विशेषाधिकार के संबंध में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। आपने आज जो है भाग 5 का अनुच्छेद 58 और 59 के बारे में बहुत अच्छे से अवगत कराया। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राम प्रसाद राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। माननीय राम प्रसाद राम जी। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो है, हमारी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही। आज के वेबिनार में जो हमारे प्रोफेसर साहब ने जो बातें रखी और लगातार
संविधान का आर्टिकल 22 जो धीमान साहब ने हमारे लोगों के बीच बताने का, रखने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है हम लोग भी संविधान पढ़ा है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन धीमान साहब जो इतने सरल भाषा में हम लोगों को संविधान का जो अनुच्छेद है, जो उसमें हक अधिकार है, उसको सरलता से समझाते हैं। और वो जो एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को जो विस्तार से रखते हैं, तो इसके लिए मैं धीमान साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। क्योंकि संविधान वाचन जो है एक आरबीएम के द्वारा जो लगातार अनुच्छेद 1 से लेकर अभी 59 चल रहा है। वैसे तो हमारे लोगों के घरों में, ज्यादातर लोगों के घरों में संविधान नहीं है, और कुछ लोग के घर में है भी, हमारे समाज के लोगों के घर में है भी, तो उसको गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जो है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान में हमारा जितना भी हक अधिकार है उसी संविधान से ही है। हमारा चाहे शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, या चुनाव संबंधी अधिकार हो, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने बहुत शालीनता के साथ इस संविधान में पिरोया है। और जिसको हम लोग उसे गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं, और अध्ययन भी करते हैं तो कुछ ऐसे उसमें शब्द है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन धीमान साहब जितने सरल भाषा में, जितने सरलता से हमारे बीच, हम लोगों के बीच रखते हैं, वो उनके लिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आरबीएम का जो एक कदम है, संविधान का जो चर्चा हर घर में, हर लोगों तक पहुंचाना अनवरत जारी रहे। और के संदर्भ में मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि संविधान जो है हमारे समाज के लिए कितना अहम है। क्योंकि इस संविधान में हमारा हर अधिकार प्रदत्त है। जब हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले हमारे देश के बहुजन समाज के भाइयों को सबसे तो पहले कोई भी मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, और कई तरह के जो अधिकार थे, उन मनुवादियों ने हमारे लोगों से छीन के रखा था और हमको वो उपलब्ध नहीं होने देता था। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में जो हमारा सारा अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, नौकरी में जाने का अधिकार, मास्टर डॉक्टर बनने का अधिकार, ये सब हमको संविधान से ही प्राप्त हुआ। लेकिन आज क्या है, हमारे लोग संविधान तो जानते हैं लेकिन अपने घरों में नहीं रखते हैं। घरों में कौन रखते हैं, कौन किताब रखते हैं? जो हमारे समाज को गुलाम बनाने का जो काम करता है, उन्हीं पुस्तकों को, उन्हीं धर्म ग्रंथों को हमारे अपने घर में रखते हैं। इसलिए
वेबिनार में जुड़े इस देश के जितने भी साथी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि सबसे तो पहले अपने घरों में संविधान को निश्चित रूप में रखे और जहाँ भी कार्यक्रम करे, जिस भी जगह में जाए, वहां लोगों को ये बातें बताएं कि भाई अपने घरों में आप संविधान की एक कॉपी, एक प्रति जरूर रखिए और अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताइए। और तब जाके हमारा समाज जो है अपने हक अधिकार के प्रति जो है जागरूक होगा, सजग होगा, और जो संविधान में हमारा अधिकार है तब हम उसको प्राप्त कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आरसी धीमान साहब को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए इस आज के वेबिनार में देश से जुड़े समस्त पदाधिकारी साथी सभी को मैं एक बार नमो बुधाय, जय भीम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुधाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी। आज अध्यक्ष जी ने अपनी जो है बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी। अब जो है इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आभार व्यक्त करें। माननीय धर्मप्रकाश भारती जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत की प्रजा के बीच में, जनता के बीच में संविधान का वाचन और बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़ा स्पष्ट शब्दों में वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो ज्ञान है, अधिकार हैं, वो लोगों तक पहुंचे। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का। आरवीएम इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक वाचन को वो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जिससे भारतीय नहीं पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की अध्यक्षता की हमारे सम्मानित राम प्रसाद राम साहब ने, जो झारखंड राज्य के संयोजक हैं, उनका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक जी हमारे ग्वालियर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बीएल कदम साहब, देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी का मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार मुझे एक ही शिकायत रहती है कि हम जुड़ें और जुड़ें, स्वयं जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। जोड़ने की मुहिम कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जोड़ने की मुहिम बड़ी ताकत के साथ हमारी चलनी चाहिए। यही आंदोलन को ताकत देगी, यही आंदोलन को मजबूती देगी। और पुनः एक बार फिर आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मंगल गाथा सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के कार्यक्रम का समापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपनी माइक को ओपन करें, पुनः ओपन करें, और फिर इसके बाद हम गाथा, मंगल गाथा के साथ कार्यक्रम का समापन। सभ्य सत्ता
सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे होन्तु सुखिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे होन्तु सुखिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु दुखियों के दुख दूर हो सब रोग। आज के वेबिनार समापन की घोषणा की जाती है। आदरणीय जनों सबका मंगल। सादर नमो बुद्धाय। जय